नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आपका 27 अगस्त को एग्ज़ाम है और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो VI से हों, चाहे वो HI से हों और चाहे वो IDD से हों, इनका भैया ये आपका कॉमन पेपर है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और जिसकी हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 की। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और जो आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी की, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। संभवतः सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और सभी ने एक बार चीज़ों को पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम यूनिट 3 को जो है उसको रिवाइज़ करेंगे। जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि यूनिट 3 में आपकी 3.1 जो है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर बात की जा रही है किसकी, आप कहोगे सर वहाँ पर बात की जा रही है फॉर्मल एजुकेशन की, बात की जा रही है भैया वहाँ पर आपके फॉर्मल एजुकेशन और आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, और आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर बात हो रही है औपचारिक शिक्षा की, औपचारिक है ना, अनौपचारिक शिक्षा, और यहाँ पर भैया औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन शिक्षाओं की बात हो रही है आपके यूनिट 3.1 में। तो हम कह सकते हैं कि भैया औपचारिक शिक्षा क्या होगी, तो हम कहेंगे औपचारिक शिक्षा को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ही भैया हम लोग नियमित शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित शिक्षा ही कहते हैं हम औपचारिक शिक्षा को, जहाँ पर समय निर्धारित होगा, जहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, है ना, जहाँ पर जो आपके विद्यालय हैं यानी कि स्थान है जो है वो निर्धारित होगा, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं, चाहे वो आपके जो आपके शिक्षक हुए यानी कि जो लोग हैं आपके विद्यालय में वो एक निर्धारित होंगे, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई भी विद्यालय में चला जाए और आपको पढ़ा के आए, यानी कि जो शिक्षक होंगे वहाँ के वो भी आपके निर्धारित होंगे, है ना। निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और समय भी निश्चित होगा, निर्धारित होगा। तो और जो चीज़ आप पढ़ रहे होगे, है ना, उस पाठ्यक्रम का कोई उद्देश्य भी होगा, उस पाठ्यक्रम का कोई उद्देश्य होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं औपचारिक शिक्षा में, जिसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, है ना। जहाँ पर जो शिक्षा है वो सुव्यवस्थित ढंग से दी जाती है और जो भी योजनाएं हैं वो पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई जाती हैं, शिक्षण की विधियाँ बनाई जाती हैं, है ना। तो ये आपकी शिक्षा जो है वो आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। कह सकते हैं कि स्कूल हुआ, है ना, पुस्तकालय हुआ, धार्मिक संस्थान हुए या संग्रहालय हुआ, ये जो हैं आपके औपचारिक शिक्षा के रूप में देखने को हमें मिलते हैं, जहाँ पर हमें जो चीज़ें हैं ये नियमित रूप से देखने को मिलती हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि यह बच्चों को एक व्यवसाय की ओर आगे बढ़ाती है, भौतिक चीज़ों से जोड़ती है, और कह सकते हैं कि बच्चे को उद्देश्य की प्राप्ति कराकर जो परीक्षा उत्तीर्ण कराने के बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जाता है ना। मान लीजिए आप क्लास 10th पास कर लिए तो आपको एक मार्कशीट दी गई, है ना, वो प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। ये आपकी औपचारिक शिक्षा के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद में अनौपचारिक शिक्षा, तो ये शिक्षा भैया आपकी जहाँ पर कह सकते हो कि भैया ना ही कोई पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम होगा वो भी निश्चित नहीं होगा, है ना, कोई समय निश्चित नहीं होगा, समय भी निश्चित नहीं होगा। हम कह सकते हैं कोई स्थान भी जो है वो निश्चित नहीं होगा, वहाँ के जो लोग होंगे वो भी निश्चित नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 1 लोग हो सकते हैं। हम इस शिक्षा को, जो हमारी औपचारिक शिक्षा है, इसको हम जीवन पर्यंत कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। कहोगे सर ऐसी कौन सी शिक्षा है, तो कहते हैं
जो हमारे समाज में शिक्षा हमें मिल रही हो, उसको हम औपचारिक शिक्षा के रूप में देखते हैं। यानी कि कहीं से हम आ रहे हैं, कहीं पर हम जा रहे हैं, हमारे परिवार, आस पड़ोस, है ना, समाज, यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही, जहाँ पर हम एक स्वतंत्र वातावरण में चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो शिक्षा हमारी अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जानी जाएगी, जिसको हम कहेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। तो कहेंगे जो औपचारिक शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, और जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसके जो बीच की कड़ी है, तो ये आपकी कहलाएगी निरौपचारिक शिक्षा। यानी कि जो आपकी निरौपचारिक शिक्षा होगी, यहाँ पर औपचारिक का भी गुण होगा, यानी कि पाठ्यक्रम भी निश्चित होगा, वो सारी चीज़ें निश्चित होंगी। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक का भी गुण होगा कि भैया आप घर पर भी रह कर के इस शिक्षा को प्राप्त कर सकोगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, वो किसका साधन है? तो आप कहोगे सर ये जो है साधन हमारी ये निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, जहाँ पर पाठ्यक्रम तो होगा, समय भी होगा, लेकिन कोई निश्चित आपको उद्देश्य जो हैं वो निर्धारित नहीं होंगे। जहाँ पर आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, ठीक है, समय भी प्राप्त होगा, लेकिन किस समय पे आप पढ़ रहे हो? भाई आपने फॉर्म भर दिया ओपन यूनिवर्सिटी का, फॉर्म भरने के बाद में जब आपका एग्ज़ाम हुआ तब आप एग्ज़ाम देने गए, आपको प्रमाण पत्र भी दिया गया, भाई बाद में आपको मार्कशीट भी दी गई, लेकिन क्या आप विद्यालय में किसी समय पर पढ़ने के लिए गए? पाठ्यक्रम तो आपने पढ़ा, लेकिन वहाँ पर आपका समय निर्धारित नहीं था, कोई स्थान निर्धारित नहीं था, है ना। आप उसको घर पर ही उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं एक मुक्त विश्वविद्यालय, तो वो आप कह सकते हो कि ये हमारा सर निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, तो ये आपकी जो शिक्षा के बारे में थी चीज़ें, वो आपको मैंने डिफाइन कर दी हैं। और अगर इनके बीच में अंतर पूछता है तब भी आप इन सभी चीज़ों को लिख सकते हो। बोलिए दोस्तों, हाँ समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए आप किस राज्य से हैं और भैया आपके ज़िले का नाम क्या है। तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ भैया एक अच्छा सा जो हमारे हार्ट वाला सिंबल होता है वो आप बना करके भेजिए, दिल वाला सिंबल बना करके भेजिए इसके साथ में, है ना, कि हम आपके साथ सर तहे दिल से जुड़े हुए हैं, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और साथ में भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलना। चैनल पर पहली बार है, वीडियो अच्छी लग रही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही एक घंटी बन के आएगी, बेल बन के आएगी, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, उसको क्लिक करके हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आगे आपके 3.2 की, और 3.2 में हम बात करेंगे 3.2 में हमारे जो मेन चीज़ें हैं वो है शिक्षा के तरीके, है ना, शिक्षा के तरीके। आप कहोगे सर शिक्षा के अगर तरीके बात करता है, तरीके के बारे में पूछता है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मेथड्स ऑफ एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं भैया ओपन, है ना, डिस्टेंस, यानी कि आपका कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, मुक्त विश्वविद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा, है ना, और मिश्रित शिक्षा। तो ये शिक्षाएं आपको शिक्षा के तरीकों में मिलती हैं, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे अगर पहले क्वेश्चन पूछेगा 3.1 का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कहेगा कि शिक्षा की विभिन्न एजेंसियां क्या हैं, यानी कि डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। जब कहेगा डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन तब आप फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लिखोगे, है ना, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक लिखोगे। और अगर आपसे पूछेगा शिक्षा के तरीके तब आप लिखोगे नियमित शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, मिश्रित शिक्षा, है ना। आप इन चीज़ों को लिखोगे, ओपन, डिस्टेंस, ऑनलाइन, है ना, तो आप इन शिक्षाओं को लिखोगे। तो जब भी बात करते हैं भैया दूरस्थ शिक्षा की, है ना, जब भी बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की, और हम बात करते हैं जब भी ओपन यूनिवर्सिटी की, है ना, जब भी हम बात करते हैं भैया दूरस्थ शिक्षा की, दूरस्थ प्रणाली या दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं। दूरस्थ शिक्षा शिक्षा का वह रूप है जिसमें
शिक्षार्थी को दूर से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो भी शैक्षिक पृष्ठभूमि बनाया जाएगा, जो भी भौगोलिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, बच्चे की रुचि उसके सुविधा के अनुकूल ज्ञान को बनाया जाएगा और कौशल और अभिवृत्ति का जो तरीका होगा वो एक होगा। दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा का वह विपरीत वह स्थान है जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाना पड़ता। यानी कि आप किसी भी विद्यालय, आप महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाओगे, बल्कि आप अपने दूरदर्शन पर, है ना, रेडियो यानी कि आकाशवाणी पर, है ना, वीडियो कैसेट के माध्यम से आप चीज़ों को ग्रहण कर रहे होगे, है ना, आप चीज़ों को प्राप्त कर रहे होगे। तो ऐसी शिक्षा आपकी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आएगी, जहाँ पर आप दूर रह करके उन सभी चीज़ों से, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप घर पर चीज़ों को बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो कैसेट दिखा रहा हूँ, भाई एक वीडियो ही तो है ये। तो ये आपकी शिक्षा जो कहलाएगी वो दूरस्थ शिक्षा कहलाएगी। दूरस्थ शिक्षा को निश्चित विशेषताओं के साथ में उनके जो साधन होते हैं, जो संस्थान होते हैं, उनको अलग करती है। जैसे हम लोग पत्राचार पाठ्यक्रम वहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, संपर्क कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, ऑडियो कैसेट, इसके माध्यम से हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से हम लोग दूर शिक्षा पा पाएंगे, है ना। ये कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर शिक्षा नहीं, हम इसको प्राइवेट के रूप में देख सकते हैं। ये एक हमारी परंपरागत शिक्षा के रूप में नहीं होगा, यहाँ पर हम प्राइवेट रूप से इसको देख सकते हैं, है ना। शैक्षिक सुविधाओं से बच्चा वंचित रहेगा और जो भी संस्थान है वहाँ पर बच्चा नहीं जाएगा, है ना, वहाँ पर जाकर के बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा। जो लोग बेरोजगार हैं वह अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकेंगे, है ना। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आपका हम बात करते हैं मुक्त विश्वविद्यालय, यह तो आपकी दूरस्थ शिक्षा हो गई। अब हम बात करते हैं ओपन लर्निंग की, यानी कि मुक्त विद्यालय की या विश्वविद्यालय की, मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मुक्त विश्वविद्यालय क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं ना मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में, तो हम लोग नाम लेते हैं, कहते हैं भैया मध्य प्रदेश, ये भी है एक आपका क्या है, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, या हम लोग पढ़ते हैं जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही अगर हम लोग पढ़ते हैं तो भैया पढ़ते हैं इग्नू, IGNU, ठीक है, इग्नू पढ़ते हैं, यानी कि जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन, या कह सकते हैं जो आपका खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है ना। एक आपकी UPRTOU है, UPRTOU है, यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऐसे ही आपका क्या है, अगर आपको इंटर करना है तो NIOS है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, है ना, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान। तो ये जो आपके ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुक्त विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर भैया पाठ्यक्रम भी निश्चित होगा। यहाँ पर क्या होता है कि आप प्रवेश भी लेना पड़ेगा आपको, लेकिन प्रवेश में लचीलापन दिखाया जाएगा। लचीलापन क्या होगा, आपने एडमिशन ले लिया यहाँ पर, तो आप क्लास नहीं करने जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपके समय में भी लचीलापन दिखाया जाएगा, भैया आपके पास समय नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी लचीलापन दिखाया जाएगा, आप जहाँ पर अपना सेंटर लेना चाहोगे वहाँ पर ले सकोगे, है ना। पाठ्यक्रम में भी लचीलापन दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ओपन लर्निंग के अनुसार आती हैं, आपके मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद में जो आपका रेगुलर है, आप इसके बारे में जानते ही हो। या हम अगर कह दें कि भैया ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है शिक्षा, कह सकते हैं शिक्षा के तरीकों में से। इसके बाद में आपका भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम बात करते हैं रेगुलर स्कूल, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके रेगुलर यानी कि नियमित स्कूल की, हिंदी में भी लिख देता हूँ नियमित स्कूल। जहाँ पर हम बात करते हैं समावेशी विद्यालय की, है ना। जहाँ पर हम बात करते हैं घर आधारित शिक्षा की, जहाँ पर हम बात करते हैं विशेष विद्यालय की, और जहाँ पर हम बात करते हैं किस प्रकार से समुदाय में रह करके ये लोग जनसंपर्क बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर एक तो नियमित विद्यालय होता है जहाँ पर आपके सामान्य बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और उन बच्चों को
शैक्षिक रूप से उनका अनुभव प्रदान कराया जाता है और जो भी उनके मानक होते हैं, जो भी उनके स्तर होते हैं, इनके अनुसार उनको वहाँ पर रखा जाता है ना। समावेशी विद्यालय आप जब बात करोगे तो आप कहोगे सर ये एक प्रकार का ऐसा विद्यालय है जहाँ पर किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, है ना, कोई भी सामान्य बच्चा, कोई भी विशेष बच्चा, किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हुआ बच्चा, है ना, यहाँ पर जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, तो वो आपका समावेशी विद्यालय के अंतर्गत आएगा, है ना। इसके बाद में आप कहोगे सर कुछ ऐसी शिक्षा होती है जो घर पर दी जाती है। आप कहोगे सर इसको गृह आधारित मॉडल कहते हैं, यानी कि होम बेस्ड लर्निंग कहते हैं या गृह शिक्षा कहते हैं। तो गृह शिक्षा क्या होगी, जहाँ पर भैया एक शिक्षक या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चे की, कह सकते हैं थेरेपिस्ट हुआ, शिक्षक हुआ, स्पीच थेरेपिस्ट हुआ, या आपका भौतिक चिकित्सक हुआ, तो ये क्या होता है, आपका साइकोलॉजिस्ट हुआ, तो ये क्या होता है, घर पर जाकर के जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, है ना, गृह आधारित शिक्षा, घर पर ही शिक्षा को दी जा रही, जो भी चीज़ें हैं बच्चे को वो घर के वातावरण में, घर के नियमित वातावरण में उसको उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे भैया हम कहेंगे क्या, विशेष विद्यालय, ठीक है, विशेष शिक्षा। तो आप कहोगे सर विशेष शिक्षा वो है जहाँ पर एक विशेष पाठ्यक्रम होगा। विशेष विद्यालय में क्या होता है, विशेष पाठ्यक्रम होता है, विशेष बच्चा होता है, विशेष शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं और उन विशेष शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से विशेष वातावरण वहाँ पर होता है और तब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये आपकी विशेष शिक्षा कहलाएगी, है ना। ऐसे ही अगर हम बात कर लेंगे जो कह सकते हैं कि समुदाय में शिक्षा भी दी जाती है। समुदाय में शिक्षा कैसे दी जाएगी, बच्चा घर से निकला, बच्चे को हम समुदाय में शिक्षा दे सकते हैं अनौपचारिक रूप से, उसकी प्रगति और उसकी जो भी क्षमताएं हैं वो समुदाय में बढ़ाई जा सकती हैं। कह सकते हैं कि समुदाय जो है वो एक प्राथमिक एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इसका जो भी वातावरण है उस वातावरण के अनुसार हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। समुदाय का जो भी वातावरण है ना, तो वो समुदाय में हम लोग शिक्षा देते हैं जहाँ पर बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलेगा। अनौपचारिक रूप से जो मल्टीमीडिया है, पुस्तकालय हैं, है ना, मनोरंजन के केंद्र हुए, धार्मिक केंद्र हुए, नाटक हुए, तो इनसे क्या होगा, बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होगा जहाँ पर हम बच्चे को एक बिना भवन के कह सकते हैं कि शिक्षा आपको समुदाय में शिक्षा देखने को मिल सकती है। ऐसे ही भैया आप काम कह सकते हैं कि समुदाय में किस प्रकार से शिक्षा, तो कहोगे भैया इसमें वित्त की भी सहायता नहीं, इसमें रुपए पैसे की कोई सहायता नहीं होगी। भाई समुदाय में जो शिक्षा मिल रही है उसमें रुपए का हमको क्या काम, कोई भी वित्त का काम में नहीं है, कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को वास्तविक जीवन में, वास्तविक वातावरण में शिक्षा दे रहे हैं, है ना वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है, ना वहाँ पर भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है। हम जो भी हमारी अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा दी जा रही है हम दे सकते हैं। ऐसे भी मीडिया संचार के रूप में हम लोग कहते हैं कि मल्टीमीडिया या मीडिया संचार के रूप में भी बच्चे को हम शिक्षा दे सकते हैं। तो कहोगे सर कैसे, जैसे आप लोग शिक्षा ले रहे हो भाई, कोई भी रेडियो, टीवी, है ना, और कह सकते हैं कि यूट्यूब हुआ, कोई भी चलचित्र हुआ, कोई भी गीत हुआ, है ना, नवाचार एक इन सभी चीज़ों में आए, सभी चीज़ें अपडेट हुई हैं और इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। जहाँ पर हम 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको हम टीवी दिखा करके, विजुअल चीज़ें दिखा करके शिक्षा दे सकते हैं, जहाँ पर बच्चे का कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए भी तैयार होगा और उसको नए नए चीज़ों के माध्यम से हम लोग सिखा सकते हैं, है ना, क्रिएटिव ढंग से, अच्छे चीज़ों से। इसके बाद कहता है भैया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसकी NCERT इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका SCERT, ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। आपका NCTE इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। UGC इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आप बताओगे NCERT की क्या होती है, तो कहोगे सर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, सॉरी NCTE की, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपका NCTE की फुल फॉर्म है, ठीक है। NCERT की क्या होती है, बताएगा कोई, NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? जो भी बताना चाहे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और NCERT की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसे करके स्टार बना करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। तो यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने हो सकता है कमेंट ना कर पाया हो, तो हम बताते हैं NCERT, ठीक है।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहोगे सर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, और भैया पढ़ जरूर लीजिएगा। NCERT हुआ, SCERT हुआ, है ना, NCTE हुआ, और SCERT में क्या होगा, यहाँ पर नेशनल नहीं, यहाँ पर स्टेट लगा देंगे, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और आपका ये जो फुल फॉर्म्स हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि NCERT हो चाहे आपका SCERT हो, है ना, चाहे आपके NCTE हो, तो इसका कार्य क्या है, आखिरकार क्या कार्य है इन सभी संस्थाओं का, आखिरकार कार्य क्या है इनकी, इन संगठनों की भूमिका क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके सरकारी संगठन हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे NCTE से। तो जब भी बात करेंगे NCTE की तो हम कहेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE की फुल फॉर्म राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना आप कहोगे 1973 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना, यानी कि जितनी भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं इन सभी का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना, लेकिन थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा जो था वो 1993 में प्राप्त कराया गया, और इसमें जब इसका निर्माण हुआ तो इस परिषद के निर्माण में 55 सदस्य जो थे उनको शामिल किया गया, ठीक है। और जिनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल भैया 4-4 वर्षों का रहा, और जो अन्य सदस्य थे उनका कार्यकाल 2-2 वर्षों का रहा, ठीक है। ये आपका NCTE में रहा। इसके बाद में क्या कहा गया कि जो भी ये आपका NCTE है, ठीक है, भारतीय शिक्षा परिषद, ठीक है, इससे संबंधित जो समस्त पहलू हैं उसको अध्ययन करती है, और साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम इसकी संरचना का निर्माण करती है। जो शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम होंगे उसकी संरचना का जो निर्माण होगा वो NCTE करेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा B.Ed कर रहा है या B.Ed पाठ्यक्रमों को पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का बदलाव दर्शाया जाएगा तो क्यों दर्शाया जाएगा? जिससे जो शिक्षक हैं इनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, है ना, इनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। और जब इनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा तभी जाकर के बच्चों की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो NCTE की स्थापना शिक्षा से संबंधित थी, ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित नहीं थी। ये जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, इनकी शिक्षा से संबंधित थी। इनका बाल मनोविज्ञान बढ़िया कराना, इनके जो पुस्तक थी इनको गुणवत्तापरक चीज़ों को देना, है ना, छात्र की वास्तविक समस्याओं से इनको अवगत कराना। तो ये आपका NCTE का कार्य था। अब हम बात करते हैं एक आपका राज्य स्तर पर और एक आपका केंद्र स्तर पर। अब जब आप केंद्र स्तर की बात करते हो तो आप कहते हो NCERT, है ना, राज्य की कहते हो तो SCERT। जब हम केंद्र और राज्य को अलग अलग बांटते हैं, सबसे पहले हम SCERT की बात करते हैं, जो कि आपका कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर ये जो आपका संगठन है ये कार्य करता है। SCERT तो राज्य की गुणवत्ता शिक्षा में जिम्मेदार है। भाई एक केंद्र के स्कूलों को देखेगा, एक राज्य के विद्यालयों को देखेगा, तो राज्य में जो शिक्षा दी जा रही, जो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जो पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं, राज्य मतलब S का मतलब क्या है? स्टेट है। तो जो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जो नई दिशाएं दी जा रही हैं, वो किसके द्वारा? SCERT के द्वारा दी जा रही हैं। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1994 में की गई थी, 1994 में। कहाँ पर? केरल में की गई थी। इसको स्थापित किया गया था, जहाँ पर प्री स्कूल और उच्चतर माध्यमिक की जो स्तर है, ठीक है, इसके शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, इसका मूल्यांकन करना, और जो भी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें हैं इनको तैयार करना, शिक्षक की जो हैंडबुक है उसको तैयार करना और इनको प्रशिक्षण देना, ये सारी चीज़ें जो थी वो SCERT में शामिल थी। इसके लिए राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सेकेंडरी विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय,
इनकी कार्यपालिका को देखना SCERT का काम। प्रारंभिक, प्री स्कूल, प्रारंभिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल, इनकी उच्चतर शिक्षा को ध्यान देना, या हम कह सकते हैं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था करना, है ना। ये सभी किसका काम था। और जो भी निर्देश हैं, जो भी गुणवत्ता लाई जाएगी, वो यूनिसेफ और NCERT, जो इनकी एजेंसियां हैं, इनके जो शैक्षिक प्रोजेक्ट हैं, इनके अनुसार चीज़ों को गुणवत्ता में लाया जाएगा। यानी कि SCERT भी काम करेगा, लेकिन जो NCERT की चीज़ें हैं यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। ठीक है। इसके बाद में आपका NCERT आता है, तो आप कहते हो भैया नेशनल, यानी कि केंद्र की बात करता है, राज्य आपका राष्ट्रीय स्तर की बात करता है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो भैया ये जो आपका प्रशिक्षण संस्थान है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी NCERT है, या भैया ये आपके राज्य स्तर पर काम कर रहा था, तो ये आपके पूरे भारत में, यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। और NCERT में भारत के सभी स्कूल, भारत के लिए जो भी केंद्र के स्कूल हैं, उनके लिए पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री, पठन, अनुसंधान, नए नए चीज़ों को जोड़ना, विकास और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार, स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाना, शैक्षिक संसाधन का प्रयोग करना। तो ये चीज़ें जो थी वो NCERT के द्वारा यहाँ पर जोड़ी गई। यहाँ पर बच्चों की सभी विषयों में गुणवत्ता, उनकी पाठ्य पुस्तकों और उनके लिए प्रकाशन को जिम्मेदार लाया गया। उनको नवीनतम और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित किया गया। शोध करना भी इसके अंतर्गत आया। भाई नए नए तरीके क्या हैं बच्चों को पढ़ाने के, नई नई शिक्षण विधियाँ क्या हैं, नई नई नीतियाँ क्या हैं, इस पर कार्य किया गया। और कहा गया कि जो भी शिक्षक होंगे, इनके ज्ञान कौशल में भी जो है NCERT की जो चीज़ें हैं वो उसमें चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, है ना, उसकी कार्यपालिका को बढ़ाया जाएगा। सेमिनार्स वगैरह जो हैं उनके लिए आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद क्या कहा गया कि जो भी नीतियां हैं उनका विकास किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, जैसे कि NCF जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, जो कि पूरे भारतवर्ष में NCF 2005 आपने पढ़ा होगा, तो इसी निर्देश के अंतर्गत लाई गई, इसी नीति और निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को विकसित किया गया, NCF 2005 को विकसित किया गया। कहा गया कि जो भी भारत की गुणवत्ता है, जो भी NCERT की जो भी गुणवत्ता है, इसको बढ़ावा दिया जाए। भारत में जो भी विद्यालय हैं, जो भी स्कूल्स हैं, छात्र हैं, इनको शैक्षिक संसाधन जो हैं उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है। तो आपका NCERT भी यहाँ पर समाप्त हो गया, जो कि भारतवर्ष में और राज्य में SCERT और NCERT के बारे में आपको बता दिया गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक हमारा है जो है हमारा UGC, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है। ये जो आपका कमीशन है, UGC है, ये क्या करता है, ये करता है विश्वविद्यालयी स्तर पर, क्या करता है भैया, ये विश्वविद्यालयी स्तर पर गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये विश्वविद्यालयी स्तर पर गुणवत्ता को बढ़ाता है, जो भी स्तर है उसको आगे बढ़ाएगा विश्वविद्यालयी स्तर पर, है ना। जैसे आप लोग कह सकते हो, अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, BA करने जा रहे हो, BSc करने जा रहे हो, है ना, BTech करने जा रहे हो, तो विश्वविद्यालय स्तर पर जो गुणवत्ता को बढ़ाता है वो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। कह सकते हैं कि 1944 में विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्ता के सुधार करने के लिए समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया, UGC का निर्माण किया गया। इसके तहत शिक्षा के स्तर में सुधार, विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो है इसका निर्माण किया गया सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें 1946 में इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया, तो 1946 में किया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में क्या किया गया, 1953 में 1953 में क्या किया गया,
इस समिति को हटा करके एक आयोग बनाया गया। ये जो पहले आपका विश्वविद्यालय अनुदान समिति बोली जाती थी, इसको, लेकिन 1953 से भैया इसको क्या किया गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना गया, है ना। एक 53 के बाद से इसको आयोग बनाया गया, समिति हटा दी गई, है ना, समिति को हटाया गया और आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पर इसका मुख्यालय जो होगा, तो इसका मुख्यालय होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा। इसके जो कार्यालय होंगे, कार्यालय होंगे वो 6 होंगे, यानी कि इसके साथ साथ इसके अन्य कार्यालय, भारतवर्ष में कितने 6 कार्यालय होंगे। और इसको कहा गया कि 1956 में 1956 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संसद में इस आयोग को 1956 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। काम क्या है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाना, चाहे वो 10 चीज़ों को यहाँ पर जोड़ा गया, 10 सदस्यों को इसमें जोड़ा गया, क्योंकि विश्वविद्यालय में कृषि की भी शिक्षा दी जाती है। आप देखते होंगे एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय हैं, है ना, उद्योग के हैं, कानून के भी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में जो विश्वविद्यालय हैं, इन सभी के सदस्यों को सम्मिलित करना, इन सभी के सदस्यों को जब सम्मिलित किया जाएगा तो यहाँ पर भैया क्या होगा, एक अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और कुछ सदस्य बनाए जाएंगे जो कि 3-3 वर्ष के लिए यहाँ पर चुने जाएंगे। यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी की सावधानीपूर्वक कह सकते हैं चयन किया जाएगा, और जो भी इनका कार्यकाल होगा 3 से 5 वर्षों का कार्यकाल भी साथ में दिया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर चीज़ों को नियंत्रित करना, नई चीज़ों का निर्माण करना, आर्थिक सहायता देना, और कह सकते हैं कि मान्यताएं प्राप्त कराना, गुणवत्ता को बढ़ाना, उचित परामर्श देना, निरीक्षण, स्रोत और जानकारियों को एकत्रित करना, है ना, क्षेत्रीय जो चीज़ें हैं उनको एकत्रित करना, मूल्यांकन पद्धति को अपनाना, नई मूल्यांकन पद्धति को अपनाना, समय समय पर जो भी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, पाठ्यक्रम में संशोधन हो रहा है, उस संशोधन को करना। और क्या कहा गया कि जो भी परीक्षा होगी, जो भी योग्यताएं होंगी, जो भी पाठ्यक्रम होगा, उसको निश्चित किया जाएगा। भाई जो भी हमारी परीक्षाएं कराई जाएंगी यूजीसी की, तो उसको भी तो निश्चित किया जाएगा कि इस पाठ्यक्रम के बाद आप इस परीक्षा को दे सकते हो। शिक्षकों को पदोन्नति करना, शिक्षकों को नया स्थानांतरण देना, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी यूजीसी के अंतर्गत आएंगी। और शिक्षक यानी कि एक NET, इसका जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, तो ये जो है कंडक्ट कौन कराता है, यूजीसी कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसका आयोजन कौन कराता है, यूजीसी कराता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके यूनिट 3.5 की, जहाँ पर यूनिट 3.5 में आपके विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि आपके जो राष्ट्रीय संस्थान हुए और आपके NGO हुए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपके जो हुए, इनका जो है किस प्रकार से विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर ये प्रदान करा पाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। तो किस स्तर के आधार पर ये जो आपके कह सकते हैं कि विद्यालय हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि आपका कह सकते हो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो आप कहते हो सर NIMH है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, है ना, इसका नाम बदल दिया गया तो कहा गया NIEPID, ठीक है। ऐसे ही आपका जो आपका कानपुर का संस्थान है एलिम्को, या जो आपका मुंबई का संस्थान है अलिया वर्जन, या जो आपका कह सकते हैं NIEPVD, जिसको हम लोग देहरादून में कहते हैं, जो आपका विजुअल इम्पेयरमेंट का राष्ट्रीय संस्थान है। तो आखिरकार इन राष्ट्रीय संस्थान और जो आपके गैर राष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनको NGO बोला जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, तो किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों के लिए लाभकारी होंगे।
तो जैसे हम बताते हैं भैया, इन सभी का कार्य, जितने भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं, तो आप देखते हो कि सभी राष्ट्रीय संस्थानों का कार्य अलग अलग है। कोई दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में आगे है, कोई बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में आगे है, कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में आगे है, कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में आगे है। यानी कि सभी को, दिव्यांगों के लिए, सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए गुणवत्ता की शिक्षा देना सभी राष्ट्रीय संस्थानों का अलग अलग काम है। अगर हम बात करें, कहते हो एलिम्को, ठीक है, एलिम्को की बात करते तो कहते भैया कहाँ है, कानपुर में है। तो कहते सर कानपुर में, तो इसका काम क्या है? तो कहा जाएगा जो भी दिव्यांग बच्चे हैं जिनको पुनर्वास की सेवाएं देना है, तो इनके लिए जो कृत्रिम अंग है वो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ से बन के आता है, जो कि आपका कानपुर में है। जो कृत्रिम अंग हैं वो कानपुर से बन के आते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो भी हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन हैं, इनका कार्य क्या होना चाहिए? लोगों को जागरूक करना, अपने अपने क्षेत्र में दिव्यांगताओं का विकास करना, जो दिव्यांग छात्र हैं उनको विकसित करना, जो हमारे CWSN छात्र हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड छात्र हैं, उनको जो भी आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों को प्रदान कराना, उन चीज़ों की पुनर्वास की सेवाओं को देना, अभिभावकों की भी साथ में शामिल करना, और जो भी हमारे बच्चे हैं इन पर विचार करना, जो हमारे बच्चे हैं किस प्रकार से हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों पर विचार करना। सही लास्ट टाइम पे बात यही कही गई कि भैया EFA कह सकते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों के लिए शिक्षा देना, चाहे वो किसी भी प्रकार से, किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हों। इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, मुफ्त गुणवत्ता देना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। और जो भी चीज़ें, जो भी राष्ट्रीय चीज़ें चलाई जाएं, उनको जागरूक करना और लोगों को सरकारी सेवाओं के बारे में बताना, जिससे कि जो हमारे विशेष बच्चे हैं इनको हम आगे बढ़ा सकें, इनको हम कह सकते हैं समानता का अवसर दे सकें। एक सभी बच्चों को, चाहे वो सामान्य हो या निःशक्त हो, सभी को अवसर मिले। ऐसा ना कहा जाए कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसको हम सहायता ना दें, उसको अवसर ना दें, सभी को अवसर देना। इस मामले में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि समाज का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को उसके गुण और उसकी योग्यताओं के अनुसार अवसर मिले, है ना। तो सभी को, जितने भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं, सभी का कार्य है कि अपने अपने क्षेत्र में बच्चों को समान रूप से देखना और भैया इनको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 3 जो है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपकी कंप्लीट होती हैं। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 की और यूनिट 5 की। हम लोग बहुत जल्द इसको समाप्त कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।